सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक फिलोसफिकल ऐसे के बारे में। एक अच्छा मॉडल आंसर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आजकल आपने यूपीएससी का ट्रेंड देखा होगा कि लगभग जितने भी ऐसे पूछे जाते हैं 8 के 8 ऐसे फिलोसफिकल पैटर्न पे आ रहे हैं। इसके अलावा जैसे आपका यूपीपीसीएस है या अदर पीसीएस जो है जहाँ पे ऐसे का पेपर आता है, तो उसमें ऐसे की डिमांड जो है ना काफ़ी बदल गई है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक शेयर करा करो ताकि जो जेन्युइन एस्पिरेंट है उन तक वीडियो पहुंचे। कमेंट करके अपनी ओपिनियन बता सकते हो कि आपको आज का ऐसे कैसे लगा। साथ में जो हमारा ये ऐसे जो इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप टेलीग्राम में सर्च कर लेना स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाकर, जिस पर 1 लाख से अधिक एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं। आप भी टेलीग्राम पे जुड़ना ताकि जो भी मैं मॉडल आंसर लिखता हूँ वो आपको बिल्कुल वहाँ पे समय पे मिल पाए। तो आगे बढ़ते हैं। आजकल जैसे मैं क्या कर रहा था, ऐसे राइटिंग को लेकर एक बुक लिख रहा हूँ। अभी 10-15 दिन और लगेंगे उसको आने में, क्योंकि फिलोसफिकल ऐसे को लिखना काफ़ी भारी भरकम काम होता है। विशेषकर सबसे बड़ी समस्या आती है एक तो फिलोसफिकल ऐसे को समझने में, दूसरी उसकी डाइवर्सिटी क्रिएट करने में। क्योंकि जब तक ऐसे में आप मल्टी डायमेंशनल तरीके से नहीं लिखोगे, ऐसे में अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले हैं। तो आज का ऐसे उसी दृष्टिकोण से हम देखने वाले हैं। यदि आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप, जैसे ये टाइटल ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे कि आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान है, ठीक है। फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। वीडियो को पॉज करके आप इसके बारे में थिंकिंग करो कि आप कैसा लिखते हैं, इसको थोड़ा माइंड मैप करो ना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हो सकता है इस टॉपिक पर उन्होंने लिखा होगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप गूगल करना एक बार आपको एक भी अच्छा मॉडल आंसर मिल जाए तो मेरी गारंटी है इसमें नहीं मिलता है। क्योंकि मैं खुद किताब लिखने के चक्कर में मैंने देखा कि कुछ अच्छा कंटेंट कहीं से मिल जाए, नहीं मिलता है। फिर खुद को ही कई सारी किताबों से एग्जाम्पल निकालने होते हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल गूगल से मिल जाते हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट जो ऐसे यूपीसी के एग्जाम की डिमांड है गूगल में आपको नहीं मिलने वाला है। और शायद किसी कोचिंग के मेटल में भी आपको बहुत मुश्किल चांसेस इसको मिलने वाला है। क्योंकि अच्छा ऐसे लिखने के लिए हिम्मत चाहिए बहुत ज़्यादा साहस की भावना चाहिए। तो मैंने कोशिश की इसको लिखने की। बाकी आप लोग बताओगे कमेंट में कि ये वाकई सही लिखा गया है या नहीं लिखा गया। आपकी ओपिनियन मेरे लिए मायने रखती है, तो कमेंट जरूर करके बताना, ठीक है। तो हम आते हैं ऐसे के टॉपिक पर। जब भी कोई ऐसे लिखो तो सबसे पहले आपकी क्या होना चाहिए, देखो ये ऐसे में, जैसे मैं मेंटरशिप बैच चला रहा हूँ ऐसे राइटिंग का, कई सारे बच्चे जो इस साल मेंस लिख रहे हैं उन बच्चों को मैंने ऐसे दिया था ये। तो उसमें 90% बच्चों ने ऐसे बिल्कुल गलत दिशा में लिखा। इसका मतलब जब 2022 के अंदर मार्कशीट आई थी फाइनल, उसमें बहुत सारे एस्पिरेंट हैं या सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनके ऐसे में मार्क्स 70, 80, 90 की रेंज में आए। मुझे ऐसा लगा कि शायद पता नहीं मार्किंग पैटर्न ऐसा रहा होगा, लेकिन बाद में पता लगता है कि जब ऐसे की थीम और सब्जेक्ट ऐसा आता है और आप उस पर लिखते हो, नो डाउट जैसे हम ट्रेडिशनल तरीके से लिखते हैं, लेकिन दिशा गलत होते ही आपके मार्क्स कटना शुरू हो जाएंगे। वही इन ऐसे की डिमांड है, और मैं चाहता हूँ इस डिमांड को सही से समझो। ये बिल्कुल पैटर्न चेंज हो चुका है। 2022 में जो ऐसे आए थे उनका पैटर्न चेंज हो चुका है। आप में से जो 2023 के एस्पिरेंट इसको देख रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट पीसीएस का मेंस लिख रहे हो या यूपीएससी लिख रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले टाइटल विषय को पकड़ो। जैसे मैं आपके सामने कोशिश करता हूँ कि कैसे पकड़ना होता है, उसको समझना होता है ताकि आपकी डायरेक्शन एकदम सही दिशा में हो जाए। देखो इसमें 3 कीवर्ड है। एक तो है, इंग्लिश वाले पे चलते हैं एक बार। जैसे एक तो फॉरेस्ट है, ठीक है। बेस्ट केस स्टडीज मतलब कैसे है बेस्ट केस स्टडीज। एक डायमेंशन इसका क्या, इकोनॉमिक एक्सेलेंस। 3 चीजें इसमें है, यानी इसमें एक तो हो गया वन, ठीक है, वन केस स्टडी के रूप में है। किसके लिए, इकोनॉमिक आर्थिक समृद्धि हासिल करने के लिए हमारे पास प्रतिमान केस स्टडीज है, सर्वोत्तम केस स्टडीज कह सकते हो, ठीक है। तो 3 कीवर्ड है, फॉरेस्ट, बेस्ट केस स्टडीज एंड इकोनॉमिक एक्सेलेंस। इन 3 चीजों को आप समझ गए तो ऐसे आपका सही दिशा में होगा। देखो 99% बच्चे क्या करेंगे, फॉरेस्ट के बारे में बताएंगे। फॉरेस्ट से हमें ये मिलता है, इन्वायरमेंट में ये फ़ायदा होता है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम गेन करते हैं, इससे हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। मोस्ट ऑफ 90% बच्चे या 99% बच्चे इस दिशा में जाएंगे और आपकी दिशा गलत हो जाएगी। ये इसी की डिमांड ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूपीसी के सिलेबस में लिखा गया है कि किन एस्पिरेंट को या किन स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जो विषय की सही समझ और सही गहराई के हिसाब से लिखते हैं, टू द पॉइंट लिखते हैं, जो पूछा गया वो लिखते हैं, न कि वो जो उनको आता है। और यही गलती हो जाती है, तो मार्क्स कहाँ से आएंगे, 125 में से 30-40 मार्क्स आएंगे। और यही लास्ट ईयर के जो मार्किंग पैटर्न है वो दिखा रहा है। इसका मतलब आपकी दिशा सही होनी चाहिए। तो अभी भी आप देख लेना, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट चाहो तो एक बार देख लो आप क्या सोच रहे थे इसके बारे में, और मॉडल आंसर जो हम देखेंगे उसमें क्या था, उससे फायदा मिलेगा। ऐसे में आपको ये बात समझ गए तो किसी को भी 130 से कम मार्क्स नहीं मिलने वाले, 130, 140, 150 मार्क्स ही मिलेंगे, ऐसा मेरा अनुभव कहता है, ठीक है। तो 3 चीजें हैं। इसका मतलब फॉरेस्ट हमारे लिए क्या रोल मॉडल है यहाँ पे, किसके लिए, एक अच्छी केस स्टडी हमारे पास है
क्या हासिल करना है? देखो ये इनकी विशेषताओं को हमें इसमें लगाना है, किसमें? इकोनॉमिक एक्सीलेंस में लगाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए फॉरेस्ट में क्या क्या होता है? देखो फॉरेस्ट में एक तो समावेशी विकास बहुत ज़्यादा होता है। समावेशी विकास का मतलब समझते हो ना, सभी को समान व्यवहार किया जाता है। समावेशी विकास फॉरेस्ट में बहुत अच्छा है। सस्टेन डेवलपमेंट की हम बात करें तो ये इनमें बहुत अच्छा है। तो अपनी इकोनॉमी भी इसको लगाना है। इकोनॉमिक एक्सेलेंस हासिल करने के लिए फॉरेस्ट से हम कैसे सीख सकते हैं कि समावेशी विकास है, यानी फॉरेस्ट के अंदर आप देखना छोटे जीव जंतु से लेकर छोटे छोटे पेड़ पौधों से लेकर बड़े जो वृक्ष है, प्रकृति सबके साथ सम्मान न्याय करती है। फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम होता है ऐसा ही होता है, वो आप सीख सकते हो। इसके अलावा जब बात करें तो फॉरेस्ट का एक फंक्शन होता है, हमने देखा होगा फंक्शन, यानी उसकी जो एक संरचना होती है, स्ट्रक्चर आप कह सकते हो। कैसे उसमें फूड वेव होती है, यानी खाद्य जाल होता है उसमें, ठीक है। इसके अलावा उसकी जो आपने देखा होगा गैसों का चक्र होता है उसमें, बहुत सारे कार्बन चक्र कह सकते हो, ऑक्सीजन का कह सकते हो। उसके अंदर क्या होता है, ऊर्जा का चक्र भी होता है। ऊर्जा का चक्र एक रेखीय आप कह सकते हो, क्योंकि वो साइकिल नहीं बनता, वापस सूर्य की ओर नहीं जाती, क्योंकि सूर्य से एनर्जी मिलती है, पादप उसको मतलब भोजन बनाते हैं, और जो शाकाहारी जीव खाते हैं, फिर जो सेकेंडरी उपभोक्ता है वो आते हैं, फिर अपघटक के रूप में ऐसा चला जाता है। तो ये फॉरेस्ट की विशेषता है। इसके अलावा फॉरेस्ट की विशेषता क्या है? सहजीवी मतलब कोलोब्रेशन कह सकते हो आप। इकोनॉमी में कोलोब्रेशन का आजकल बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। छोटे उद्योग बड़े उद्योगों के साथ, बड़े उद्योग छोटे उद्योगों के साथ, या आजकल नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं। शिक्षा में देखा होगा, छोटे शिक्षा के स्टार्टअप को बड़े जो स्टार्टअप है वो स्पॉन्सर करते हैं या उनको खरीद लेते हैं या उनका सहयोग करते हैं। मतलब कोलोब्रेशन का इंपॉर्टेंट यहाँ पे महत्व होता है। अच्छा, इसमें एक सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट आपने देखा होगा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, देखो जंगल उसको अपॉर्चुनिटी सेम देता है, लेकिन कौन सर्वाइव कर पाएगा वो उसकी क्षमता पर, उसकी साहस की भावना या जो भी चीज़ें हैं उन पर निर्भर करता है। ये आपने देखा होगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसका मतलब कैसे लिखना है? फॉरेस्ट को हमें एक केस स्टडी मानना है। आप 10 डायमेंशन पकड़ लो फॉरेस्ट की जो विशेषताएं हैं। आप जानते हो, आपने इन्वायरमेंट इकोलॉजी प्रीलिम्स में पढ़ा है, मेंस में भी पढ़ा है। तो आपको ये देखना है कि फॉरेस्ट की क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। उन अच्छाइयों को, उन एग्जाम्पल को, उन केस स्टडीज को किस में लगाना है? इकोनॉमिक एक्सेलेंस में लगाना है। अब बात आती है इकोनॉमिक एक्सेलेंस क्या होती है, आर्थिक समृद्धि क्या होती है। क्या आर्थिक समृद्धि में केवल जीडीपी आती है, व्यापार आता है, ट्रेड आता है, या आर्थिक समृद्धि में उस देश का साइंस एंड टेक में विकास आता है, मानव संसाधन में उसका विकास आता है, उसके जितने भी डायमेंशन है, जितने भी सेक्टर है इकोनॉमी के, वो सब उसमें कवर होंगे। यानी कुल मिला के आप कह सकते हो सस्टेन डेवलपमेंट की जितनी बातें हैं, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें इकोनॉमिक एक्सीलेंस में लगाना है। उन सब चीज़ों को इसमें ऐसे में कवर करना है, इस बात को नोटिस करना है। ये चीज़ समझ गए तो आपका ऐसे का डायरेक्शन जो होगी एकदम सही दिशा में होगी। ज़्यादातर एस्पिरेंट क्या करेंगे, इसको एक स्टोरी से शुरू करेंगे। कोई किसी की स्टोरी, जंगल की स्टोरी बताएंगे, ठीक है, उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे कि बाद में फॉरेस्ट का जो लाभ है, बेनिफिट है वो बताएंगे, उसको जीडीपी में योगदान दिखा देंगे। वो इस ऐसे की डिमांड नहीं है। ऐसे की डिमांड क्या है? फॉरेस्ट की केस स्टडी को इकोनॉमिक एक्सीलेंस में लगाना है। ये मेन थीम है, इसी को आगे बढ़ाना है। तो शुरू करते हैं किस तरीके से इसको लिखा जाना चाहिए था, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ना आप जानते हो कि हम इंट्रो पार्ट लिखते हैं, ऐसे में इंट्रो पार्ट हम लिखते हैं। तो इंट्रो पार्ट का हमने पहले भी देखा, कई वीडियो में बना चुका हूं इसको लेकर। आप 2-3 पैराग्राफ में कोशिश करना इंट्रो पार्ट को करना। तो नॉर्मली यदि ऐसे होता तो हम कोई दोहा, केस स्टडी या कोई कहानी से उसको शुरू करते हैं ना नॉर्मली, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हम आप ये समझाओ कि फॉरेस्ट कैसे बेस स्टडीज है, जो फॉरेस्ट है कैसे केस स्टडीज है, या फॉरेस्ट की कुछ विशेषताओं को बता दो, फॉरेस्ट की जो बुनियादी चीज़ें उनको बता दो, वनों की जो प्राथमिक चीज़ें उनको बताना शुरू कर दो। सेकंड पैराग्राफ में या तो कुछ क्वेश्चन उठा सकते हो कि कैसे मतलब फॉरेस्ट इकोनॉमिक एक्सीलेंस में योगदान दे सकता है, या तो कुछ और चीज़ें उनको एग्जाम्पल देके बता दो। और एक पैराग्राफ इसका आना चाहिए, इकोनॉमिक एक्सीलेंस का आना चाहिए कि आर्थिक समृद्धि क्या होती है, ठीक है ना, इसका आना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होना चाहिए? 2-3 पैराग्राफ में लिखा जाना चाहिए। कई बच्चे क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ लिख रहे हैं या बुलेट पॉइंट या डायग्राम फ्लो चार्ट बना रहे हैं। ऐसे में ऐसा बिल्कुल मत करना। एक पैराग्राफ से लिखना नहीं है, बहुत ज़्यादा हेडिंग्स यूज नहीं करनी। 1-2 कर सकते हो, करना चाहो तो, बाकी मैं तो हेडिंग यूज में नहीं करता हूँ। एक पैराग्राफ से में लिखता हूँ, इसीलिए शायद यूपीएससी ने मुझे अच्छे मार्क्स हमेशा दिए हैं, ऐसे के पेपर में दिए हैं, ठीक है। तो मैं अपना अनुभव यहाँ पे बता सकता हूँ, ये तरीका हो सकता है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट क्या हो सकता है? 2-3 पैराग्राफ हो सकते हैं। बाद में जब हम बॉडी पार्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो जब हम बॉडी पार्ट की बात करते हैं तो ये क्या होना चाहिए? मल्टी डायमेंशनल तरीके से लिखा जाना चाहिए। आपके पास कम से कम 10 डायमेंशन होनी चाहिए हर एक ऐसे में। कोई भी ऐसा पूछे 10 डायमेंशन बताओ, 10 डायमेंशन किसकी बतानी है? फॉरेस्ट की बतानी है। फॉरेस्ट की जो अच्छी विशेषता है ना, 10 डायमेंशन लेके चलना है। और इनको किस में लगाना है? 10 को सभी पैराग्राफ में इकोनॉमिक एक्सीलेंस आना ही चाहिए। इसका एग्जाम्पल देके बताना है कि फॉरेस्ट की ये विशेषता, ये एग्जाम्पल है, ये इकोनॉमिक एक्सीलेंस में इसको लागू कर सकते हैं। 10 विशेषताएं हो सकती है। तो ऐसे करके आप 1 2 3 4 5 6 7 10 ऐसा करके 10 पैराग्राफ इसको दिखाना है, जो ऐसे की मेन थीम है, मेन बॉडी है, तो इस पे दिखाना है। और लास्ट में फिर क्या होगा, आपका एक
एक निष्कर्ष होगा, पॉजिटिव कंक्लूजन होगा, जो कि दिखाएगा कि वास्तव में है ना फॉरेस्ट क्या है। लास्ट में जब एंडिंग करते हो, निष्कर्ष लिखते हो, कंक्लूजन लिखते हो, तो उसमें आता है कि वास्तव में फॉरेस्ट केस स्टडीज है किसके लिए, इकोनॉमिक एक्सेलेंस के लिए है, इसमें देख के बता सकते हो। ठीक है, ऐसा करके आपको निबंध लिखा जाना चाहिए। चलो बढ़ते हैं, आते हैं जो हमने बात की कि इंट्रो पार्ट में कैसा लिखा जाना चाहिए, तो यहाँ पे आप इसमें देखना। ठीक है, तो सबसे पहला पैराग्राफ हम विचारों से चलते हैं, क्योंकि फिलोसफिकल ऐसे में विचार ही ज़्यादा होते हैं, तो क्यों फालतू की कोई कहानी घुसाना, क्यों फालतू का कोई कोटेशन घुसाना, जो ऐसे में पूछा गया टू दी पॉइंट वही लिखते हैं, ताकि एग्जामिनर मतलब सही उन चीज़ों को समझे, इंप्रेस हो जाए और सही चीज़ों को पकड़ पाए। ठीक है, तो हम जैसे देखते हैं कि एक बड़े जंगल की शुरुआत एक बंजर भूमि पर छोटे से बीज से अंकुरित होने से शुरू होकर एक विशालकाय जंगल की यात्रा के दौरान खूबसूरत पारितंत्र बनता है। जो अच्छे कीवर्ड है उनको अंडरलाइन जरूर करना, यहाँ अंडरलाइन नहीं है, यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको ना हाईलाइट किया, थोड़ा बोल्ड कर दिया है। पारितंत्र बनता है जिसमें क्या होता है, छोटे छोटे पेड़ पौधों से लेकर बड़े विशालकाय बरगद के पेड़ भी उसमें होते हैं, विभिन्न जीव जंतु पशु पक्षियों की प्रजातियां उसमें निवास करती है। यही तो फॉरेस्ट का पारितंत्र है। मतलब फॉरेस्ट पारितंत्र आप कह सकते हो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। और कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं इनको, कि ऐसा जैसे कहा भी जाता है, देखो निबंध की जो शैली है ना थोड़ी भाव पक्ष वाली शैली होनी चाहिए, इसमें थोड़ा सा मैकेनिकल तरीके से आपको नहीं लिखना है, थोड़ा सा इमोशन पक्ष मजबूत होना चाहिए। शैली कैसी होनी चाहिए कि कल्पना की उड़ान है, आपके पास कागज है, आपकी काल्पनिक चीज़ें हैं, कागज भी उतारो, रोको मत, अपनी लेखनी को रोको मत, बहने दो, वो निबंध अच्छा माना जाएगा। उसमें प्रवाह होगा, उसमें कनेक्टिविटी होगी, उसमें विचार होंगे, गहराई होगी, ये चीज़ें निबंध के पेपर में मायने रखती है। आप जब ये पूरा वीडियो एंड करोगे ना, तब आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि एक निबंध के पेपर में अच्छे मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। बच्चे इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं, बच्चों को ये लगता है कि मैं महंगी कोचिंग में जाकर 15-20 हज़ार रुपये कोचिंग में मैं ऐसे राइटिंग का फीस चुकाऊंगा तो मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल होगी। जब आपको कोई इतना अच्छा पढ़ा रहा है उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, है ना। मैंने आपको एथिक्स पढ़ा दिया है, पूरा पढ़ा दिया, आपके 15-20 हज़ार रुपये बच गए वहाँ पे। इतना अच्छा कौन पढ़ाएगा, पैसे दे के भी नहीं पढ़ाएगा इतना अच्छा। वही बात निबंध पे लागू है। लेकिन जो पढ़ने वाली चीज़ें बच्चे कम देखते हैं बच्चे शॉर्ट्स और रील्स देखते हैं या फालतू की चीज़ें देखते हैं, कचरा देखते हैं। ठीक है ना, देखो इसको आपके काम आने वाली चीज़ें, थोड़ा सीरियस लो इन चीज़ों को। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं इतने अच्छे वीडियो बनाता हूँ, सब कुछ मतलब सब कुछ ठीक है। पहले आपकी शिकायत थी कि मतलब डिजिटल बोर्ड नहीं है आपके पास, अब तो सब वो भी है, सामने भी आ रहा हूँ, सब समझा रहा हूँ। तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक करा करो, कमेंट करके अपनी ओपिनियन बताओ, अच्छा कंटेंट आपको मिले तो आपकी भलाई होगी उसमें, है ना। ठीक है, तो ये बात है। तो हम कह रहे थे कि यहाँ पे कि ऐसा कहा भी जाता है कि जंगल में जो रहता है कभी वो भूखा नहीं रहता, कभी प्यासा नहीं रहता है। ठीक है, जंगल सबको अपनी आवश्यकता अनुसार देता है। बस ये भी है कि जंगल में कभी अकाल नहीं पड़ता, कभी सूखा नहीं पड़ता। इसलिए कहा भी जाता है कि सतत व समावेशी दृष्टिकोण से वन क्या है, सर्वोत्तम प्रतिमान है। आपके जो कीवर्ड है ना वो ऐसे के टाइटल से थोड़ी थोड़ी मैच करनी चाहिए, कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए भटकाव आ जाए। ठीक है, इसी तरह से जैसे अब क्या दिखाना है आपको, सेकंड पैराग्राफ में आर्थिक उत्कृष्टता क्या है। तो आर्थिक जो उत्कृष्टता या जो आर्थिक समृद्धि क्या है, एक ऐसी स्थिति है जहां एक देश या समुदाय की जो आर्थिक स्थिति होती है बहुत अच्छी होती है। इस स्थिति में क्या करता है, देश की जो आर्थिक वृद्धि दर, जीडीपी आप कह सकते हो, जीडीपी, ठीक है, आप आय, लोगों की आय कह सकते हो, लोगों का जीवन स्तर कह सकते हो, वो क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। और आर्थिक उत्कृष्टता के लिए एक देश या समुदाय के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करनी होती है। आर्थिक उत्कृष्टता का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि केवल जीडीपी के मामला, ऐसा नहीं होगा, सभी सेक्टर्स में आएंगे। आप साइंस, इकोनॉमी, सब इन चीज़ों को शामिल करो इसमें। ठीक है, तो इसमें सभी सेक्टर आएंगे। और आर्थिक उत्कृष्टता के लिए क्या होगा, देश को अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार करना होता है, जिसमें वह क्या करता है, अपने बजट को संतुलित रखता है, अपनी आर्थिक नीति को अच्छी तरह से लागू करता है। ठीक है, और अधिक उद्योगों के विकास और नवीनतम तकनीकी उपयोग से उद्यमिता को बढ़ावा देना भी आर्थिक उत्कृष्टता के लिए क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। आजकल ऐसा हो भी रहा है, आप जानते हो आज एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी का ज़माना है, तो स्टार्टअप काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मायने रखती है। ठीक है, आगे जैसे आपने क्या देखा, देखो ऐसे ही जो हम बात कर रहे थे, इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट हमने वनों को लिया, सेकंड पैराग्राफ जो इकोनॉमिक एक्सीलेंस है उसको समझाया। ये चीज़ आप बाद में करते, पहले कोई कहानी लिखते, दोहा लिखते, कोटेशन लिखते, बाद में इनको समझाते। इससे अच्छा ना क्यों नहीं टू दी पॉइंट आए। कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जिनमें दोहे कहानी की नीड नहीं होती है, वो ऐसे इस टाइप के होते हैं। आप चिंता मत करना इस बात को, इस तरीके से लिखोगे आपको उन लोगों से ज़्यादा मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा दोहे कोटेशन लिखते हैं। एक्चुअल में क्या चीज़ है, ऐसे की डिमांड मायने रखती है कि जो पूछा गया वो लिखो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको दोहे कोटेशन नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन वो ऐसे की डिमांड अलग होती है। अभी दूसरा ऐसे होता तो शायद मैं भी आपको लिखता कि स्टोरी से शुरू करो, कहानी से शुरू करो, लेकिन ऐसे ऐसे में डिमांड नहीं है। इसमें विश्लेषण की आवश्यकता है, जो ऐसे उसको समझाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब हम थर्ड पैराग्राफ में क्या करते हैं, हम बॉडी पार्ट की ओर जाते हैं, कुछ कनेक्टिंग वर्ड लेते हैं कि जैसे कि आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि वन आर्थिक उत्कृष्टता के लिए किस प्रकार प्रतिमान होते हैं। यही तो क्वेश्चन पूछा गया है, हम वनों से क्या सीख सकते हैं,
क्या हम वनों से सीखकर एक समावेशी अर्थव्यवस्था का विकास कर सकते हैं? क्या हम आर्थिक समृद्धि हासिल कर सकते हैं? क्या वन और अर्थव्यवस्था की जो विकास की यात्रा है एक जैसी है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब हम इस ऐसे में जानेंगे। ठीक है, पहले क्या बात की थी, इंट्रोडक्शन 3 पैराग्राफ में लिखा जाना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? 3 पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है। ये पहले से लेके चलो, अपनी स्ट्रेटेजी रणनीति बना लो ऐसे। ठीक है, अब हम बॉडी पार्ट की ओर जाते हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट की ओर जाते हैं। तो पहला पैराग्राफ क्या कह रहा है? ठीक है, जिस प्रकार एक वन में सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाते हुए साथ साथ विकास करते हैं, साथ साथ एक ही खाद्य श्रृंखला के साथ जुड़कर अपने भोजन और पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उसी तरह आर्थिक उत्कृष्टता हासिल करने के लिए क्या होगा, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, उप क्षेत्रों में पर्यावरण की तरह साथ साथ आगे बढ़ने और समावेशी विकास का नजरिया सीखा जा सकता है। तो पहला हमने सीखा कि वनों से हम क्या सीख सकते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो साथ साथ आगे बढ़ने की, डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, उसको हम यदि इकोनॉमी में लागू करें तो हम जो बात करते हैं समावेशी समाज की, समावेशी इकोनॉमी की, और आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि हर एक सेक्टर में समावेशी विकास होना चाहिए, तो ऐसा हम कर सकते हैं। पहला पैराग्राफ आपने वन से सीखा, वन एक केस स्टडी आपके लिए, आपको इसको इकोनॉमिक एक्सेलेंस में लगा देना है। सेकंड पैराग्राफ पर चलते हैं। ठीक है, सेकंड में अब आप फॉरेस्ट की वो चीज़ों की बातें करो जिस पर फॉरेस्ट टिका हुआ है, फॉरेस्ट का एक पारितंत्र बनता है, उसकी बात करो कि जैसे हम वन की जो खाद्य श्रृंखला उसका अध्ययन करें तो उसमें क्या होता है, एक इंटीग्रेटेड चीज़ें नजर आती है, एकीकृत अवस्था नजर आती है। कैसे? आपने देखा सूर्य से एनर्जी आती है, जो प्राथमिक उत्पादक है पेड़ पौधे एनर्जी लेते हैं, भोजन बनाते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता है शाकाहारी जीव है, पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं। फिर सेकेंडरी उपभोक्ता है, शाकाहारी जीवों को खाते हैं। फिर बाद में जब ये जीव मर जाते हैं, पत्तियां सड़ जाती है, तो कहाँ जमीन में आती है, अपघटक जीव उनको मिट्टी में मिला देते हैं, फिर से खाद बन जाती है, फिर से पेड़ पौधे उनको यूज में ले लेते हैं। तो एक खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ी रहती है, एक बहुत ही फूड वेव, खाद्य जाल जो कह सकते हो आप, एक शानदार तरीके से आपस में इंटीग्रेटेड है। तो इकोनॉमी में क्या होना चाहिए? इंटीग्रेटेड होना चाहिए। इकोनॉमी है ही, आप जानते हो इकोनॉमी कितने सेक्टर, कच्चे माल से लेकर छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, आजकल टेक्नोलॉजी आ रही है, स्टार्टअप ग्रो हो रहा है, सेवा सेक्टर ग्रो हो रहा है, आपस में जुड़ा रहता है और ये जुड़ाव ही उसको आगे बढ़ाता है। ठीक है, इस केस स्टडी को आपने लागू कर दिया, किसकी? फॉरेस्ट वाली को। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार खाद्य पदार्थों का अधिकतम दक्ष उपयोग होता है, जो भी एनर्जी है उसको कितना अच्छे से यूज में लिया जाता है पेड़ पौधों के द्वारा या वन के द्वारा। ठीक है, और जैसे फिर क्या होता है, सेम ये बात होता है कि ये हम सीख सकते हैं वनों से आर्थिक उत्कृष्टता के लिए कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रों में ऐसा होना चाहिए, ऐसा उपयोग होना चाहिए। और आज ये बात चल भी रही है, जैसे जो रैखिक अर्थव्यवस्था है, जो आप कह सकते हो पहले ये होता था कि इंटीग्रेट नहीं था उतना, तो आजकल हम किसकी? सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं, चक्रीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जिसमें सभी पक्ष आपस में जुड़े रहते हैं। यानी जैसे आपने देखा होगा बहुत सारा ऐसा कई सारे ऐसे पदार्थ बच जाते हैं, या रिन्यूएबल रिसाइकल हम करते हैं पदार्थों को, तो वही पदार्थ वापस संसाधन काम में लिए जाते हैं। आजकल ऐसा चल रहा है ना कि जैसे न्यूज़पेपर है या कोई कागज़ रद्दी हो गया ना, उसको फिर वापस रिसाइकिल के लिए भेजा जाता है। इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं पेड़ कम कटेंगे, इकोनॉमी को फायदा होगा, पैसा बचेगा। ठीक है, तो आज हम इसकी बात करते हैं। ये हम कहाँ से सीख सकते हैं? इकोनॉमिक एक्सीलेंस के लिए कहाँ से सीख सकते हैं? वनों से सीख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आगे क्या है कि जैसे हमने एक चीज़ देखी है, कितनी प्राकृतिक आपदाएं आती है, वनों में आग लगती है, सुनामी आती है, अर्थक्वेक आता है, बहुत सारी घटनाएं होती है, वन पारितंत्र को भी नुकसान होता है। लेकिन वनों में एक खास बात होती है, संघर्ष करना, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का रूल वहाँ लागू होता है। और हमने देखा है कि कैसे वन वापस ग्रो होते हैं। आपने कई बार देखा, अपने आसपास बंजर भूमि होती है, कितनी जल्दी वहाँ वन बन जाते हैं, ग्रो हो जाता है। पहाड़ों में देखते हैं जहाँ पे कई बार भूस्खलन की घटना घटती है, वहाँ पर बिल्कुल चट्टानी दिखाई देती है, लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं फिर से वन ग्रो हो जाते हैं। इसका मतलब उनमें संघर्ष कर आगे बढ़ने की, दोबारा से ग्रो होने की क्षमता होती है। इकोनॉमी में भी ये होना चाहिए, आर्थिक उत्कृष्टता हासिल करने के लिए ये होना चाहिए, किसी भी देश और समाज में ऐसा होना चाहिए। हमने देखा कोविड-19 में देखा कि सब लोग संघर्ष कर रहे थे, बहुत लोगों ने अपनों को खोया, हम जानते हैं इस बात को। बहुत लोगों के रोजगार चले गए, गरीबी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, ठीक है, आर्थिक समस्या आई, मनोविज्ञान की समस्या आई। लेकिन हमारे देश की जो नीति निर्माता है या जो लोग हैं, बहुत सारे एनजीओ है, समाज है, सब लोगों ने मिलकर इन समस्याओं से मुकाबला किया। आपने देखा अभी वैश्विक स्तर पर कितने आर्थिक संकट से कई देश बर्बाद हो गए, श्रीलंका का एग्जाम्पल है, लेकिन हमारी इकोनॉमी अच्छी क्यों ग्रो कर पाई? सबका साथ, सबका विकास। आप देखना सरकार ने कितना अच्छा स्वास्थ्य को लेकर, भोजन को लेकर, मेडिसिन को लेकर कितना अच्छा प्रयास किया। ठीक है, तो यही तो हमें सिखाता है कि हम कितनी जल्दी ग्रो कर सकते हैं, कितना सीख सकते हैं। ये कौन सिखाता है? आप फॉरेस्ट को लेकर कह सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें दे दिए कि पुनः उभरने की क्षमता, इस कीवर्ड को आप लगा देना किसमें, कोविड-19 के बाद हमने लगाया, किसमें? हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर लगाया हमने इसमें देखा है। ठीक है,
जैसे इसमें आप देख सकते हो कि हमारी सरकार का भी एग्जाम्पल साथ में बताना कि हमारी सरकार ने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया। अच्छे कीवर्ड देखना, और साथ में स्वास्थ्य ढांचा है, दूसरा रोजगार, भोजन आदि की व्यवस्था है। तो ये हम आर्थिक जो समृद्धि आगे आने वाले वक्त में हासिल करेंगे, अभी भी हासिल करें। हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, मतलब बहुत सारी चीज़ें सुधरी। आपने देखा 1947 के बाद में कई सारी हमारी समस्या थी, उस समय भूखमरी की, गरीबी के लिए, आज कितनी मतलब समस्याओं में सुधार आ गया, या आप कह सकते हो समस्याओं को समाधान हो गया है। ठीक है, ये कीवर्ड हो गया। इसके अलावा सहकार्यता व सहयोग, आप इसको कोलोब्रेशन कह सकते हो। वनों में कोलोब्रेशन बहुत होता है। आपने कितने सहजीवी के एग्जाम्पल देखे हैं, कितने जीव जंतु के आपस में सहजीवी, या आपने बहुत सारे चीज़ों को भी देखा होगा। जैसे आप कह सकते हो कोई पेड़ है, बड़ा पेड़ है ना, या बहुत सारे पेड़ हैं, उन पे पक्षी आवास प्राप्त करते हैं। पेड़ उनको आवास देता है तो पक्षी उनको बहुत सारी चीज़ें देता है, परागण में हेल्प करता है। ठीक है, उनके बीजों को फैलाने में हेल्प करता है, एक पारितंत्र को बनाने में हेल्प करता है। तो ये कोलोब्रेशन यदि हम इकोनॉमी में लागू करें, मतलब इकोनॉमी में लागू कर दें, तो इससे क्या होगा, जो सबका साथ सबका विकास है, अच्छे अच्छे कीवर्ड ध्यान रखना। तो ये हमारी इकोनॉमी में क्या कर सकते हैं, कोलोब्रेशन ला सकते हैं। और आज बहुत सारे तकनीकी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत सारे कोलोब्रेशन आपस में हो रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल दें, जैसे यदि हमें सोशल मीडिया, या जैसे यूट्यूब का एग्जाम्पल दें, यदि हमें यूट्यूब पे ग्रो करना है, तो आप जो दूसरे यूट्यूबर है, बड़े यूट्यूबर है, छोटे यूट्यूबर है, कोई भी हो सकता है, उनके साथ आपस में कोलोब्रेशन करके आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि उनकी ऑडियंस हमारी ऑडियंस हो सकता है सेम हो, तो उनको पता नहीं हो हमारे बारे में कि हम इतना अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं। जैसे मैं इतना अच्छा आपको निबंध पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे एस्पिरेंट को पता ही नहीं है इस बात का। तो कोलोब्रेशन करते हैं, आप हमारे हितधारक हो तो फैलाओ इस चीज़ को, शेयर करो। ये तो इससे क्या होगा, दोनों का फायदा होगा ना, कि आप लोग वीडियो शेयर करोगे तो आपको अच्छा कंटेंट, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि यार बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं और अच्छा बनाता हूँ और आप लोगों को फ्री कंटेंट लेकर आता हूँ। अब मेरे वीडियो में व्यूज नहीं आएंगे, आप लोग मदद ही नहीं करोगे, तो मेरा भी मन करेगा यार बनाता हूँ लेकिन व्यूज तो आते नहीं, क्या फ़ायदा है। तो इसका मतलब कोलोब्रेशन करना है, हम दोनों को मिलकर कोलोब्रेशन करना है। ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ कैसे हम फॉरेस्ट से सीख सकते हैं, इकोनॉमी में सीख सकते हैं। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल हमारे वाले एग्जाम्पल से ऐड करने की कोशिश की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ गए होंगे, आप बहुत समझदार लोग हो। तो ये बड़ा रूल काम करता है, आप जानते हो ये प्रकृति में काम करता है, योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बहुत जरूरी है इसको समझना। क्योंकि ये प्रकृति डिसाइड करती है कि कौन मतलब आगे बढ़ेगा। आप जानते हो, आप इसको हिस्ट्री से लेकर बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास है कि साहस बनना, निडरता दिखाना बहुत जरूरी है, साहस की भावना होनी जरूरी है, अदरवाइज लोग आपको दबा लेंगे। ठीक है, तो यही वनों में होता है कि जो कमजोर जीव जंतु होते हैं उनको फिर जो उनके शिकारी होते हैं उनको आसानी से खा लेते हैं, मतलब वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसमें भी वही काम करेगा कि इकोनॉमी भी ऐसी चीज़ें हम सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भावुक होने की जरूरी नहीं है, ये हमें सीखना पड़ेगा इसको। तो हमने ये देखा कि विशेषकर हमारे देश में बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक उपक्रम थे जो सरकार के लिए बोझ बन रहे थे, लगातार उनमें घाटा हो रहा था। तो सरकार ने समय पर इसको समझा, और आगे भी ऐसा होगा कि इकोनॉमी आप कह सकते हो एक्सेलेंस हासिल करने के लिए हमें ऐसे घाटे वाले जो है ना, पीएसयू कंपनी, या आप प्राइवेट सेक्टर का कह सकते हो, आपकी खुद की कंपनी आप देख सकते हो, कोई भी सेक्टर हो सकता है, यदि लगातार आप उसमें निवेश करते हो और उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, तो आपके पास एक एग्जिट पॉलिसी होनी चाहिए। वही सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाला रूल इस पर लागू होना चाहिए कि यार वो चीज़ जब काम नहीं करी, आपने अच्छा प्रयास किया, एफर्ट लगाया, आपने कोई फायदा नहीं हो रहा, तो उससे उसकी बजाय कोई और विकल्प देखना चाहिए। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट आपकी यूपीसी एस्पिरेंट भी लागू हो सकता है। आपने देखा होगा, आप 4-5 लगातार प्रयास करते हो, आपका नहीं हो पाता, तो आपको एक विकल्प जरूर देखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप छोड़ देना चाहिए। मैं अपना एग्जाम्पल कह सकता हूँ कि जैसे मैंने भी आपकी तरह एक यूपीसी एस्पिरेंट हूँ, मैंने भी एक सपना देखा कि मुझे बनना है। बीच में इंटरव्यू तक बार बार पहुंचे, जरूरी नहीं कि सबका सिलेक्शन होगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपका क्यों नहीं हुआ, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, वो करते हो, तो क्या जवाब दूं उनको कि मैंने तो 3 बार मेंस पास की है, तो मेरी मेहनत और मेरी जो ये आंसर राइटिंग है उससे मैंने मेंस पास की एटलीस्ट, मेरे पास ये सबूत ही है एक तरह से कि हाँ इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ मैं। फिर इंटरव्यू में डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि बहुत सारे वहाँ पे इतने एस्पिरेंट आते हैं, कौन अच्छा दिखा पाता है, कौन किसकी काबिलियत होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें मायने रखती है। तो ये चीज़ें कि इनको आप समझो इन चीज़ों को ना, तो आपको भी एक विकल्प कभी देखना चाहिए स्किल सीख के। ऐसा करके मैं हमेशा अपने वीडियो में जानबूझ के बताता हूँ कि मैं जानता हूँ यूपीसी एस्पिरेंट के पास सब विकल्प नहीं होंगे ना, तो एक समय बाद में वो थक जाएगा, उसका वो सपना भी टूट जाएगा। तो आप कोई विकल्प पैदा करते हो, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है या कोई अन्य स्किल, आजकल बहुत सारे विकल्प उपलब्ध है, बहुत सारे आजकल यूट्यूबर बन गए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कभी भी आप ये समझ करना कि आपका लक्ष्य उससे भटक जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब आप आत्मनिर्भर बनते हो ना, तो आपको फायदा ही होने वाला, उससे नुकसान नहीं होगा। तो आपको जैसे आप में से कई कई नए यूट्यूबर बन गए आजकल, कोई मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गया है, इंस्टाग्राम में उसके अच्छे फॉलोवर है, तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी जो आज का जमाना है ना, आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है।
आप आईएएस तो बनोगे बनोगे, साथ में एक आप अपने परिवार को सपोर्ट कर सकते हो। ये चीज़ें बहुत अच्छी है, कोई बुराई नहीं है इसमें। कोई आपको कुछ बोले, अपने काम करते रहो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सपना जिंदा रहेगा, आप उसके लिए काम कर सकते हो, ठीक है। बीच बीच में प्रैक्टिकल बातें भी ऐसे के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर क्या होता है, आपने वनों में ये चीज़ देखी होगी, उनमें इकोलॉजिकल कंजर्वेशन बहुत अच्छा होता है। कैसे वन, या आप देखना पेड़ पौधे अपने बीजों का संरक्षण करते हैं, फिर आगे जो सीजन आइए, वर्षा का सीजन आता है, उसमें क्या होता है, फिर ग्रो करते हैं नए नए पेड़। तो उनमें एक ये बहुत अच्छी क्षमताएं होती है, कैसे अपने बीजों का अंकुरण संरक्षण करते हैं। मतलब कहने का मतलब संरक्षण संरक्षण भी करते हैं, वो पारिस्थितिकी संरक्षण करते हैं। तो ऐसा हम इकोनॉमी भी कर सकते हैं। जैसे मतलब हमारी इंडस्ट्री या हमारे समाज में आपने देखा होगा, देश में देखा होगा, सरकार ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री है, उनको उठाने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव, आपने पीएलआई स्कीम देखी होगी ना, कैसे छोटे स्टार्टअप है, उद्योगों के लिए उनको टैक्स छूट भी दी जाती है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव चल रहे हैं। तो संरक्षण करना भी जरूरी है। जिस हिसाब से जंगल संरक्षण करता है चीज़ों को, उस हिसाब से मतलब इकोनॉमी भी ऐसा होना चाहिए। तो इसको आप बता सकते हो। अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग एग्जाम्पल इकोनॉमिक एक्सेलेंस के आपके होने चाहिए, और ये अच्छे से एग्जाम्पल आपको बता भी रहे हैं कि हाँ ये ठीक चल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि एक समावेशी विकास भी हम देख सकते हैं। ये कीवर्ड 2-4 बार आ गया क्योंकि ऐसा ही डिमांड थी ऐसे की आज। तो वनों में हम देखते हैं किसी भी प्रजाति, जीव जंतु आदि के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। ये बहुत समता की बात है यहाँ पे, इक्वलिटी, समता की बात इंपॉर्टेंट है कि वन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। वन तो इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। अब वो उस पर डिपेंड करेगा सामने वाले पर कि कितना वो ग्रो कर पाएगा, कितने अपने जो कर्म है वो कर पाएगा, सतत रूप से कार्य कर पाएगा, वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये अवसर, ये जो समानता वाली चीज़ें हम सीख सकते हैं, और इसको कहाँ लगा सकते हैं, हम इकोनॉमी में लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे देश में भी बहुत सारे लैंगिक मुद्दे हैं, जाति आधारित भेदभाव है, यदि इनको हमने कम नहीं किया, ठीक है, जो असमानताएं हैं यदि इनको हमने कम नहीं किया, तो फिर हमारे देश की जो हम बात करते हैं ना, सबका साथ सबका विकास या इकोनॉमिक एक्सीलेंस की बात करते हैं, उसमें दिक्कत आने लग जाएगी। इसी तरीके से आगे दृष्टिकोण क्या है, जैसे हम देखते हैं कि वन क्या करते हैं, जंगल कैसे ग्रो करता है, कितनी उसमें क्षमता होती है। इसमें एक समय का फैक्टर भी है कि ये सब चीज़ें समय के साथ ग्रो करती है। तो समय एक डिसाइडिंग फैक्टर हो गया जंगल के विकास में। तो इसको भी थोड़ा सा, जैसे जंगल समय के हिसाब से ग्रो करता है। अब देखो एक दिन के अंदर ऐसा नहीं होता है, वर्षों लग जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी बंजर चट्टानें, वहाँ पे कुछ नहीं है, कई सालों के बाद में वहाँ एक जंगल बन गया। तो एक समय बड़ा फैक्टर है। तो इकोनॉमी में ये चीज़ देखनी होगी कि किसी भी चीज़ को हमें समय लगाना होगा, मतलब अचानक कोई चमत्कार नहीं होगा, धीरे 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 ये चीज़ें होगी। तो ये भी आप इसमें साथ में जोड़ के बता सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे वन पारितंत्र में आपने ये देखा होगा, उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। आपने खाद्य जाल को भी देखा, आपने बहुत सारे जो चक्कर है उसको देखा पारितंत्र में। तो ये एक जुड़ा रहता है आपस में, बहुत सारा एक स्थायित्व होता है, ठीक है, आपस में सब चीज़ें जुड़ी रहती है। तो साथ में ये भी देखा होगा कि जंगल के अंदर जैसे शिकार और शिकारी दोनों होते हैं। हमने कई बार ये देखा कि हमारे देश में जो टाइगर है, बाघ बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल हमने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर बाघ कैसे बढ़ गए, वहाँ की रणनीति अच्छी थी। चाहे आप जैसे एक बाघ क्षेत्र है जहाँ पे उसको खाने के लिए नहीं मिलेगा तो बाघ भी नष्ट हो जाएगा। एक किसी जंगल में बाघ है तो उस जंगल को भी फायदा होने वाला है वहाँ पे, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो एक पारितंत्र बन जाएगा पूरा, आपस में जुड़ाव। तो ये सब क्या कह सकते हो, इनको चेक एंड बैलेंस, शक्ति संतुलन बना रहता है, ये बहुत जरूरी है। इसी दृष्टिकोण में शक्ति संतुलन क्या होना चाहिए, अर्थव्यवस्था में भी होना चाहिए। उसका रोल कौन निभाएगा, सरकार नीतियों के माध्यम से शक्ति संतुलन बनाए रखेगी। ऐसा नहीं कि जो छोटे स्टार्टअप है उनको बस बिल्कुल डुबा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सरकार इसमें एक एम्पायर की भूमिका में होगी, सपोर्टिव रोल में होगी। तो वो चीज़ आप बता सकते हो, ठीक है। स्थायित्व है। अच्छा, एक कीवर्ड बहुत अच्छा है, विविधता। आपने ये देखा होगा जैसे कोई कृषि, कोई किसान है, अपने खेत में यदि वो कृषि में विविधता रखता है, यानी कई प्रकार की फसलें उगाता है, तो जैसे कई बार संकट आता है कृषि में, कोई एक फसल खराब हो गई तो उसकी इकोनॉमी को नुकसान नहीं होगा, उसको कोई चिंता नहीं आएगी। हमने कई बार ऐसी रणनीति देखी है। उसी दृष्टिकोण से हमारी इकोनॉमी विविधता होती है, उसका फायदा मिलता है। क्योंकि कई बार हो सकता है कोई सेक्टर ग्रो नहीं कर पाए, उसको नुकसान हो जाए, तो दूसरे जो सेक्टर उनसे लाभ हो सकता है। तो हम जानते हैं किसी भी जंगल का अस्तित्व उसकी विविधता पर डिपेंड करता है ना, कितनी डाइवर्सिटी है वहाँ पे। आपने देखा होगा डाइवर्सिटी के टॉपिक कई सारे जैव विविधता वाले पढ़े होंगे कि जिस जंगल की जितनी ज़्यादा विविधता होगी उसके स्थायित्व के उतने चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जंगल से हम ये क्या सीख सकते हैं, डाइवर्सिटी का टॉपिक सीख सकते हैं। और यही आजकल हो रहा है कि हमारी इकोनॉमी में हम टेक्नोलॉजी की इन सब की बातें कर रहे हैं। तो इकोनॉमी में विविधता बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब एक बार सोच लो कि आप इसको कैसे लिखते हैं। आप वो लिखते कहानियाँ, सामाजिक आर्थिक ऐसे करते हैं ना, थोड़ा सा दिशा बदल गई निबंध की। मैं ऐसा सोच पा रहा हूँ, शायद गलत हूँ तो आप कमेंट करके बताना कि
आपने जो तरीका बताया आपका तरीका गलत है, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में फिर क्या होना चाहिए, वैसे नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, निष्कर्ष को 2-3 पैराग्राफ में लिखता हूँ, लेकिन जब फिलोसफिकल ऐसे आता है तो ये होता ही नहीं है कि मैं इसको 2-3 पैराग्राफ में लिख पाऊँ। सच्चाई है, मेरे लिए तो सच्चाई है, उसको मुश्किल से मैं 2 पैराग्राफ में लिख पाता हूँ। वैसे मैंने माइंड में ही बना रखा था रणनीति में कि मुझे 3 पैराग्राफ लिखने हैं, लेकिन जब ये निबंध लिखते हैं तो 1 पैराग्राफ भी मुश्किल से लिखा जाता है। फिलोसफिकल ऐसे में ऐसे ही होता है। कोई बात नहीं, आपको लास्ट में एंड करना होता है तो बढ़िया से लिखना। तो लास्ट में ये आ गया अपना निष्कर्ष आ गया। ऊपर हमने 8-10 पैराग्राफ देखे डाइवर्सिटी वाले जो टॉपिक के हिसाब से हैं, और पैराग्राफ एकदम बंधा हुआ है, सब चीज़ एक ही पैराग्राफ में आ गई डाइवर्सिटी। और आपको लगा कहीं भी फ्लो तोड़ा है मैंने, कनेक्टिविटी तोड़ी है, ऐसा नहीं होगा। और कहीं भी हेडिंग दी है मैंने, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि फिलोसफिकल ऐसे में बिना हेडिंग के कैसे लिखें, कहीं हेडिंग मुझे तो नहीं लगी, और मुझे ये भी लगा कि वन ऑफ द बेस्ट है, मुझे इस पर प्राउड है कि ये ऐसे मैंने लिखा है, मुझे इस बात पर गर्व है, ठीक है। मैं खुद कह सकता हूँ इसको, अपने आप को धन्यवाद देता हूँ कि यार क्या लिखा है, ठीक है। ये तो होना ही चाहिए, खुद को मतलब खुद की तारीफ खुद नहीं करेंगे, दूसरे वाले तो कहाँ करेंगे, ये बात सत्य है, ठीक है। तो लास्ट में क्या है, उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर ये कहा जा सकता है कि वास्तव में वन हमारी आर्थिक उत्कृष्टता के लिए सर्वोत्तम प्रतिमान है। ये हमने साबित कर दिया ऊपर वाले एग्जाम्पल देके, ठीक है, सर्वोत्तम प्रतिमान है। लेकिन इसके लिए जरूरी ये होगा कि आर्थिक उत्कृष्टता के लिए सभी भागीदारों को अपनी क्षमता के महत्व को समझना होगा, और इसके लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण, व्यवहारिक प्रयास की आवश्यकता होगी। हमें भेदभाव मिटाने होंगे। वैश्विक स्तर पर आज हम किसका नारा दे रहे हैं, G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, वसुदेव कुटुंबकम, कुटुंबकम, ठीक है, मतलब पूरा संसार ही हमारा परिवार है। तो मतलब वही बात होगी ना, सहयोग की भावना बढ़ावा देना होगा। और आज हम देख रहे हैं कि यूएन के जो एसडीजी लक्ष्य हैं उनको इस्तेमाल करना ही है। पहले से तय कर लो कि मुझे कहीं कहीं यूएन के एसडीजी लक्ष्य डालने हैं, अच्छे कीवर्ड है, सबका साथ सबका विकास है, ऐसे कीवर्ड आपको डालने, ठीक है, अच्छे बताने। तो ऐसा प्रयासों से हम ऐसा कर सकते हैं कि फॉरेस्ट से हम जो सीख कर इकोनॉमिक एक्सेलेंस प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं, ये हमने दिखाया। कुछ बच्चे हो सकता है इसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी रखे, दूसरा पक्ष भी रखे कि ऐसा नहीं होगा, मतलब फॉरेस्ट से ऐसा हो सकता है, आप लिखो उस दृष्टिकोण से भी लिख सकते हो, कुछ आलोचना कर सकते हो, दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में एक अच्छा कोटेशन के साथ मैंने भी एंड करने की कोशिश की कि अब तक की यात्रा ने हमें सिखाया कि जंगल इस खूबसूरत ग्रह पर केवल जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समग्र उत्कृष्टता के लिए व्यक्ति, समाज, राष्ट्र या दुनिया के लिए अध्ययन का सबसे अच्छा विषय है। ये ऐसे के टाइटल के हिसाब से बेस्ट है। तो ये आज हमारा ऐसे पूरा हुआ, लास्ट में हम पहुंच गए, यहाँ तक कोई पहुंच पाया है दावे के साथ कह सकता हूँ। ऐसे के पेपर में आपको वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स मिलेंगे, ये आपकी मार्कशीट बताएगी, क्योंकि यही रास्ता है, यही एक तरीका है कि हम कैसे अच्छा निबंध लिख सकते हैं। और मुझे खुशी है जो यहाँ तक पहुँचा है, उसकी जो अंतिम सफलता होगी उसमें मेरा थोड़ा सा बहुत भी कंट्रीब्यूशन हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने देखा है 2-3 साल में जो रिजल्ट आए हैं यूपीएससी के, विशेषकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जब मैसेज करते हैं कि सर आपका मैंने इथिक्स पढ़ा, आपका जो मेंस के लिए आपने बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, आपने सीसेट की बहुत सारी बातें की है, उनसे हमें थोड़ा सा लाभ मिला, तो बहुत ही खुशी की बात है। 2-3 साल में कई बार बच्चों को मैं यहाँ यूट्यूब पे भी लाया हूँ, सब लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे भी खुशी होती है उस बात की। तो ऐसे ही क्वालिटी वीडियो जारी रहेंगे, आप लाइक शेयर करते रहना, जुड़े रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।